Yes, we are live now. हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विश्वास। वेलकम टू धैर्य कोचिंग संस्थान। आज हम लोग इस टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से ये इंग्लिश लैंग्वेज का पार्ट, यानी कि आज हम इंग्लिश के पार्ट को कुछ इम्पोर्टेंस देते हैं और इस इंग्लिश के पार्ट को हम किस तरीके से आपके एग्ज़ाम में, चाहे वो एसएससी, सीजीएल, सीजीएसएल या फिर बैंकिंग, एनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, इफ़ यू आस्क इंग्लिश लैंग्वेज देन वी प्रोवाइड अ सुटेबल कॉन्सेप्ट ऑफ इंग्लिश। तो दोस्तों, ये जो कॉन्सेप्ट यहाँ पर दिया जाता है इंग्लिश का, बहुत ही आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, एकदम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और हमारी धैर्य कोचिंग संस्थान में जो है आपको इंग्लिश के बेस्ट और बेस्ट नोट प्रोवाइड किए जाते हैं, जैसे कि आप लोग देखते भी हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंग्लिश के टॉपिक को लेकर के। ये अपने आप में एक लैंग्वेज है और लैंग्वेज सीखने के लिए और आपको इन 4 मेथड पर काम करना होता है, LSRW। कि हमको अपनी किसी भी भाषा को सीखने के लिए लैंग्वेज की आवश्यकता क्यों पड़ी। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है कि आखिरकार लैंग्वेज क्या है, व्हाट इज़ लैंग्वेज। तो दोस्तों, बात यह है कि ये लैंग्वेज जो है अपने आप में कम्युनिकेट है। कम्युनिकेट जानते हैं, यानी कि जो अपने आप में एक संचार है। संचार यानी कि जब आप किसी से वार्तालाप करते हैं, बात करते हैं, तो ये बात करने का जो जरिया होता है वो अपनी क्या होती है, लैंग्वेज होती है। जब एक नया बच्चा जन्म लेता है तो वो किसी प्रकार की लैंग्वेज को जानता नहीं है और लैंग्वेज को पहचानता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, वो अपनी भाषा को समझता है, यानी कि चीज़ों को ऑब्जर्व करता है। और जब ऑब्जर्व करता है तो वो आपसे बातों को कुछ कहना चाहता है, और कहने के लिए आपको क्या करता है, उसको किसी न किसी माध्यम की ज़रूरत होती है, और वो माध्यम आपको ये लैंग्वेज प्रोवाइड करती है। वी आर डिस्कसिंग हियर इंग्लिश। तो हम यहाँ पर्टिकुलर इंग्लिश लैंग्वेज की बात करेंगे कि किस तरीके से ये कार्य करता है। तो बात करेंगे आपकी इन 4 मेथड पर आपको इंग्लिश सीखना होगा, LSR और W। ये होते क्या है, सबसे पहली बात करें तो हम कहते हैं लिशन, है कि नहीं। जब कोई बच्चा जन्म लेता है या कोई भी व्यक्ति है, किसी भी भाषा को बोलने के लिए सबसे ज़रूरी होता है उस भाषा को हम बहुत ही शांतपूर्वक, सावधानी से क्या करें, लिसन करें, सोचें, समझें, बोलें। उसके बाद उसको क्या करें, स्पीक करें, यानी कि बोलने की कोशिश करें। पहले ध्यान से सुना, समझा, और उसके बाद हमने क्या किया, स्पीक किया, यानी कि जो हमने बोला उसी को हमने फिर से अपने रीड किया, पढ़ा, सुना, बोला, फिर उसको हमने पढ़ा कि हमने जो सुना, बोला, वो हम उसको पढ़ सकते हैं कि नहीं पढ़ सकते। अब उसके बाद जो लास्ट मेथड होता है वो अपने आप में होता है राइट। क्या होता है, राइट। ध्यान रखना, जो आप हर एक स्टूडेंट लाइफ की परंपरा होती है कि वो ये सारे मेथड अपनाता है। यल करता है यानी लिसन करता है, स्पीक करता है और रीड भी करता है, लेकिन राइटिंग का काम बहुत ही, जो अपने आप में ग्लोरियस स्टूडेंट होते हैं वो लिसन और स्पीक और रीड के साथ साथ लिखते भी जाते हैं। तो दोस्तों, हमारा आपसे पहला रिक्वेस्ट होगा कि जितनी भी चीज़ें हो, चाहे एनी अदर सब्जेक्ट की मैं बात करूँ, यदि आप पढ़ रहे हो तो उस भाषा को या उस सब्जेक्ट को आप लिख करके पढ़ें, तो वो अपने आप में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। जो अपने आप में ग्लोरियस बच्चे होते हैं, कहते हैं कि भाई किसी चीज़ का अपने आप में ट्रिक नहीं होता, है कि नहीं, ट्रिक नहीं होता। और जो सक्सेस स्टूडेंट होते हैं उनके पास कोई अलग से कोई टॉपिक नहीं होता, यानी कि हर टॉपिक जैसे आपके सारे स्टूडेंट पढ़ते हैं उसी तरीके से पढ़ते हैं, बशर्ते अपने कॉन्सेप्ट को आप एक नया नज़रिया प्रदान करें और अपने तरीके को एक नया आयाम दें। सबसे इम्पॉर्टेंट, क्योंकि जितना खूबसूरती से आप चीज़ों को समझेंगे, जानेंगे, लिखेंगे, उतनी ही खूबसूरती से आपको रिजल्ट मिलेगा। बात यहाँ पर डिस्कस हो गई, इन 4 मैटर पर हम लोग काम करेंगे। अब ज़रूरी ये है कि लैंग्वेज बना है क्योंकि कम्युनिकेट करना, और कम्युनिकेट हम करते हैं, और हर एक लैंग्वेज की अपनी क्या होती है, स्क्रिप्ट होती है। क्या होती है, स्क्रिप्ट होती है। इस स्क्रिप्ट का मतलब होता है
कि लीप, और लीप सीखने के लिए हमने यहाँ पर लैंग्वेज इंग्लिश की बात की, तो यहाँ पर जो आपकी स्क्रिप्ट है उसमें आपके कितने हैं 26 लेटर्स। ध्यान रखिएगा, यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है 26 लेटर या लेटर्स। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अगर बात करें यहाँ पर 26 लेटर या लेटर्स, तो ध्यान रखना दोस्तों, तो लेटर या लेटर्स में कंफ्यूज मत होइएगा। लेटर्स दैट इज अ नाउन एंड नाउन क्वालिफाइंग वर्ड वी से दैट इज अ एडजेक्टिव। क्या है ये? एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव में भी ये अपने आप में डेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव। अब आपको दिमाग में दो बातें आनी चाहिए कि एडजेक्टिव के दो पार्ट हो गए यहाँ पर, कि एक डेफिनिट, भाई डेफिनिट कहने का मतलब ये हुआ कि ऐसा कोई पॉइंट जो अपने आप में क्या हो, फिक्स हो, डेफिनिट हो। अब जब डेफिनिट मैंने कह दिया तो आपके दिमाग में एक बात और आनी चाहिए कि भाई डेफिनिट है तो इनडेफिनिट में कोई होगा, है कि नहीं? जब इनडेफिनिट है तो इनडेफिनिट में हमने क्या कह दिया, जैसे हमने कह दिया सम, और सम के आगे हमने लिख दिया कोई ना कोई नाउन, है कि नहीं? तो ये अपने आप में क्या हो गया, ये क्या हो गया, अपने आप में इनडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव। बात को समझ में आ रही है दोस्तों? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ध्यान रखना, तो यहाँ पर जब कभी भी किसी भी नाउन के पहले कोई डेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव आया हो तो वो हमेशा अपने आप में, यदि ये एडजेक्टिव सिंगुलर होगा तो आने वाला नाउन भी सिंगुलर, यदि ये एडजेक्टिव प्लूरल होगा तो आने वाला नाउन भी प्लूरल फॉर्म में होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी दोस्तों। देखिए, आज हम लोग एक बहुत ही अच्छा खूबसूरत कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने वाले हैं, बशर्ते दोस्तों कि आप बने रहें और जुड़े रहें जो है हमारे संस्थान से। आपको बहुत ही अच्छा और सुटेबल मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा हर एक टॉपिक को लेकर के। अब यहाँ डिस्कस करते हैं कि ये बातें हो गई कि 26 लेटर हो गए, और 26 लेटर को हमने एक नाम दे दिया। इस नाम यानी लेटर्स को एक नाम दिया, और नाम है क्या भाई? अब इसमें भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है जो आपसे पूछा गया है, अल्फ़ाबेट या फिर अल्फ़ाबेट्स, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं दोस्तों, ज़रा ध्यान रखना। सी लर्न्स इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स अल्फ़ाबेट एट द एज ऑफ 6, एट द एज ऑफ 6। यहाँ पर हमने लिखा दोस्तों कि सी लर्न्स इंग्लिश अल्फ़ाबेट ऑब्लिक अल्फ़ाबेट एट द एज ऑफ 6। ये आपसे CHSL 2006 में क्वेश्चन में ये पूछा गया दोस्तों। तो ज़रा ध्यान रखिएगा, ये आपके CHSL 2006 में क्वेश्चन पूछा गया है इसी टॉपिक से लेकर के। तो यहाँ बात करेंगे हम लोग, सी अपने आप में सब्जेक्ट कैसा हो गया, सिंगुलर सब्जेक्ट। कैसा सब्जेक्ट हो गया? सिंगुलर सब्जेक्ट। और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आने वाली वर्ब भी कैसी होनी चाहिए? सिंगुलर होनी चाहिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जब सब्जेक्ट आपका सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर हो गई, तो ध्यान रखना इंग्लिश, यहाँ पर क्या है, इंग्लिश में अल्फ़ाबेट सीख रहा है, अल्फ़ाबेट या फिर अल्फ़ाबेट्स, है कि नहीं? क्योंकि यहाँ पर हमको सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर हो गया, तो यहाँ पर हमको कोई गलती नहीं मिली। तो गलती है कहाँ? गलती है तो आपकी यहाँ पर अल्फ़ाबेट या अल्फ़ाबेट्स। तो यहाँ पर आपको, जैसे कि अब SSC ने नया पैटर्न अपना लिया, क्योंकि SSC धीरे धीरे उस टॉपिक को कोरिलेट कर रही है, जोड़ती हुई जा रही है जो आपके एकेडमिक एग्जाम है, जैसे कि NDA CDS के पैटर्न पे काम करती है, वो अपने आप में होमोनिम्स और पॉरेनिम्स पे काम कर रही है। होमोनिम्स कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जहाँ पर आपके समानार्थी शब्द हों, कहने का मतलब जहाँ पर एक ही साथ प्रोनाउंसिएशन करने वाले वर्ड हों लेकिन उनका अपने आप में डिफरेंट सेंस हो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो दोस्तों यहाँ पर अल्फ़ाबेट और अल्फ़ाबेट कहने का मतलब ये है कि ये जो 26 लेटर है इनको हमने एक नाम दिया, वो नाम क्या है? अल्फ़ाबेट, नॉट अल्फ़ाबेट्स। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो अल्फ़ाबेट नहीं, अल्फ़ाबेट होगा जिसको हमने एक नाम दिया। और ध्यान रखें, इस अल्फ़ाबेट में कितने लेटर्स हो गए? 26 लेटर्स हो गए, और इनको डिवाइड किया गया है किसमें? 5 वॉवेल्स में, और 21 कॉन्सोनेंट में। ये 5 वॉवेल और 21 कॉन्सोनेंट में डिवाइड किया गया है। यदि बात करें हम यहाँ पर इन 5 वॉवेल की, अपने 20 क्या होते हैं? साउंड्स होते हैं। ध्यान रखना दोस्तों, साउंड्स है क्या? अभी मैं डिस्क्राइब करता हूँ कि ये साउंड्स हैं क्या। अगर बात करें 21 कॉन्सोनेंट की, तो 21 कॉन्सोनेंट के अपने आप में 24 साउंड्स होते हैं। अब ये साउंड्स क्या है कि नहीं दोस्तों? आपके मन में ये क्वेश्चन उठ रहा होगा, ये साउंड्स क्या है?
है ना। साउंड्स की बात करें, ध्वनि, ध्वनि जानते हैं ध्वनि क्या है। अब बात ध्यान समझना दोस्तों कि जब कभी कभी आपने देखा होगा कि हमने एस एच को क्या पढ़ दिया, सा पढ़ दिया, सी एच को भी हमने क्या पढ़ दिया, सा पढ़ दिया। कभी कभी हम तो कहते हैं कि भाई डबल आई को भी ई पढ़ दिया और डबल ई को भी ई पढ़ दिया और आई को भी मैंने ई पढ़ दिया। तो ये अपने आप में क्या है, ये साउंड्स होते हैं। तो ध्यान रखना कि 5 वॉबल्स के कितने साउंड्स हो गए, 20 साउंड्स हो गए और 21 कॉन्सोनेंट के 24 कॉन्सोनेंट साउंड्स हो गए। और इनको मिला करके जो आपके टीजीटी पीजीटी के एग्जाम में पूछा जाता है या फिर एलटी के एग्जाम में पूछा जाता है कि किसी भी यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज में आपके कितने साउंड्स होते हैं, तो आपको कितने साउंड्स मिल गए, 44 साउंड्स मिल गए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। अब दोस्तों यहाँ पर ज़रा ध्यान रखना, ये साउंड्स हो गए। आपने देखा कि साउंड किस तरीके से कार्य करते हैं। इन्हीं अल्फ़ाबेट में हमने 5 वॉवेल्स और 21 कॉन्सोनेंट के डिवाइड किया। अब यहीं से एक बात निकल कर आती है दोस्तों, ये हमने लिख दिया एक यहाँ पर, ये क्या है अपने आप में, अगर आपने देखा होगा, इसको पहचाना होगा, तो ये एक लेटर है और इसमें भी हमने एक लेटर को क्या कर दिया, ऐड कर दिया कि नहीं कर दिया। अब इन लेटर को मिला करके हमने क्या बना दिया, ये बन गया कुछ। अब इसका अपना क्या हुआ, अपना इसका मीनिंग है और जिसका मीनिंग क्या है, वाह। तो यहाँ से दोस्तों एक डिफिनीशन निकल कर आती है और डिफिनीशन किसकी निकल कर आती है, वर्ड। वर्ड कहने का मतलब ये होता है कि जब कभी भी यानी कहते हैं भाई अ ग्रुप ऑफ लेटर विच इज मेक अ सेंस इज कॉल्ड वर्ड। यानी कि ग्रुप ऑफ लेटर, ये है कि नहीं भाई, यच अपना एक लेटर हो गया, ई अपना एक लेटर हो गया और दोनों को मिला करके हमने क्या बना दिया, एक शब्द बना दिया, दैट इज अ वर्ड। डेफिनेशन समझ में आ गई दोस्तों। अब ध्यान रखना, इन्हीं वर्ड को मिला करके हमने लिख दिया ही रीड्स अ बुक, he reads a book, that is a word and that is a word, that is a letter, that is word। are you getting my point। तो ये क्या है भाई, अपने आप में है क्या, तो आपके मन में चल रहा होगा कि that is a sentence, that is a sentence। अब बात करें सेंटेंस की है क्या, तो सेंटेंस आप कह सकते हैं कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यहाँ पर क्या था, ग्रुप ऑफ लेटर्स, यहाँ क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच इज मेक अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। ये तो आपके एकेडमिक की बातें हो गई, जो आप लोग एकेडमिक सीखते हैं, सिखा दिया जाता है कि वर्ड और डेफिनेशन क्या है, सेंटेंस क्या है। जो आपके एग्जाम में सीखना, आपको जानना होता है, वो ये है सेंटेंस की डेफिनेशन। ध्यान रखना दोस्तों, जो आपको बार बार यानी कि हर जगह काम आएगा। सेंटेंस की बात करेंगे तो सेंटेंस अपने आप में क्या है, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। दूसरा क्या है भाई, मीनिंगफुल सेंस। अब ये क्या कह रहे हैं भाई, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स और मीनिंगफुल सेंस, इसका क्या मतलब हो गया। तो ध्यान रखना दोस्तों, जैसे कि मैंने कहा कि अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। अब हिंदी की भाषा से थोड़ा समझते हैं कि मैंने कहा कि गाय को काटकर गाजर खिलाओ, गाय को काटकर गाजर खिलाओ। अब ध्यान रखना दोस्तों, आपको शायद हमारी इस बात पर अब थोड़ा सा नज़र डालना होगा कि मैंने क्या कहा कि गाय को काटकर गाजर खिलाओ। तो यहाँ गड़बड़ क्या हुआ, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स गड़बड़ हुआ। उसके बाद मैंने कह दिया क्या उसका सेंस निकला, सेंस तो निकला, लेकिन जो कहते हैं कि अर्थ का अनर्थ हो गया, यहाँ पर सेंस अपने आप में गड़बड़ हुआ। कहने का मतलब ये हुआ दोस्तों कि यदि आपका अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स गलत हुआ तो उसका मीनिंगफुल सेंस भी गलत हो जाएगा। ध्यान रखना दोस्तों, वहाँ कटना क्या चाहिए, कटना चाहिए था गाजर और कट क्या गई, गाय। तो ध्यान रखना दोस्तों, ये बातें यहाँ पर आपको कि सबसे बड़ी बात होती है अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। एक सेंटेंस देता हूँ, इस पर आप जरा ध्यान दीजिएगा। इस सेंटेंस में मैंने लिख दिया भाई इज अ कार नॉट बाई, इज अ कार नॉट बाई। दूसरा, राम अ बुक रीड। ये दो सेंटेंस मैंने दिए भाई, इज अ कार नॉट बाई, राम अ बुक रीड। जरा देखिए यहाँ पर क्या अपने आप में इनका अर्थ है, सेंस है कि नहीं। तो जरा देखिए, राम अ बुक
रीड। ध्यान रखना दोस्तों, मैं इन बातों पर क्यों इतना जोर दे रहा हूँ सेंटेंस को लेकर इतनी, क्योंकि कुछ बच्चे होंगे जो ये सोच रहे होंगे कि पता नहीं क्या ये सेंटेंस को लेकर इतनी बहस, इतनी चर्चा, क्या इसमें ये है क्या है कि नहीं। लेकिन दोस्तों ध्यान से हमारी बात को समझना, ये अपने आप में सबसे इम्पोर्टेंट इन्हीं का रोल होने वाला है, क्योंकि जो आपके एग्जाम में पूछता है, जो हम कहते हैं सेंटेंस अरेंजमेंट, या सेंटेंस अरेंजमेंट नहीं जानते तो ये नाम जानते हैं PQRS के नाम से जानते हैं। यदि ये समझ अपने आप में डेवलप हो गई तो ये समझ अपने आप में ही डेवलप हो गई। देखिए लैंग्वेज की एक ही बात होती है दोस्तों कि ये लैंग्वेज अपने आप में ही एक दूसरे से क्या होती है, कोरिलेट होती है। चाहे आप यहाँ पढ़ रहे हैं, चाहे आप लास्ट में लैंग्वेज में पढ़ें, लेकिन कहीं ना कहीं उसका भी अवशेष आपको स्टार्टिंग से ही जुड़ा होता है। तो बताइए दोस्तों, यहाँ तक बातें कुछ समझ में आई है कि नहीं। ये अरेंजमेंट ऑफ वर्ड समझ में आया। अगर हम बात करें यहाँ पर कि ये बताइए क्या अपने आप में ये सेंटेंस हुआ, राम अ बुक रीड, क्या ये समझ में आया ये सेंटेंस है अपने आप में? तो बिल्कुल नहीं है दोस्तों, क्योंकि इनका क्या नहीं है, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स नहीं है। जब अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स नहीं है तो इनका क्या अपना मीनिंगफुल सेंस हुआ? तो नहीं हुआ दोस्तों, तो ये सेंटेंस नहीं कहलाए। लेकिन एक बात यहाँ तो समझ में आती है कि कह सकते हैं सर कि ये अपने आप में ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है, बिल्कुल कह सकते हैं, आपका कहना लॉजिक बिल्कुल ठीक है। लेकिन ग्रुप ऑफ वर्ड्स, देखिए इसीलिए मैंने कहा दोस्तों कि जो एकेडमिक की बातें होती हैं वो एकेडमिक तक ही रहती हैं। जो आप कंपटीशन में जाते हैं तो आप एडवांस सीखते हैं। तो एडवांस कहने का मतलब ये हुआ दोस्तों कि जो एकेडमिक हुआ वो कह दिया गया कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच इज मेक अ सेंस या कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। लेकिन होना क्या चाहिए आपका, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, होना क्या चाहिए, मीनिंगफुल सेंस। तो दो चीज़ें यहाँ पर नहीं है, इसलिए ये अपने आप में सेंटेंस नहीं है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ध्यान रखना दोस्तों। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, जो कि आपसे सेंटेंस के बारे में पूछा है। मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ आप लोगों को, ज़रा हो सके तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर करिएगा। इसमें ज़रा देखिए, आपसे पूछा जाता है कि पार्ट्स और काइंड्स में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस बिटवीन पार्ट्स एंड काइंड। ध्यान रखना दोस्तों, पार्ट्स एंड काइंड्स में डिफरेंस क्या होता है। तो आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों कि इनका डिफरेंस है, क्योंकि ये दो चीज़ें जो यहाँ बताने चल रहा हूँ यही आपके क्लोज टेस्ट में बहुत ही माइन्यूट डिफरेंस करके आती है यहाँ पर, जहाँ पर आपको समस्या को क्रिएट करना होता है। अगर बात करें पार्ट्स है क्या, पार्ट्स है क्या, तो जैसे कि हमने डिस्कस किया भाई, आप ह्यूमन बॉडी जानते हैं है कि नहीं, हर कोई परिचित है, आपके पास है भी। तो जिसमें से आपका नोज, आइज, टीथ, हेड, हैंड, फुट, लेग, जो भी चीज़ें हैं ये क्या है अपने आप में, काइंड्स या पार्ट्स। तो ये कहते हैं भाई देखिए, इसीलिए लिख करके आता है बॉडी पार्ट्स नेम, लिख करके आता है कि नहीं आता। जब बॉडी पार्ट्स नेम लिख करके आता है तो ये अपने आप में क्या है, उस एक हिस्से का वो भाग है कि नहीं भाई। तो वो भाग हो गया, तो ध्यान रखना दोस्तों ये अपने आप में पार्ट कहलाए। और काइंड्स, काइंड्स क्या, काइंड्स अगर इसको हम कह सकते हैं हिंदी में, ये भाग है और ये अपने आप में प्रकार है। अब आपको शायद स्पष्ट हो गया होगा प्रकार होता क्या है। प्रकार मतलब भाई हम भी एक इंसान, आप भी और अदर भी, यानी कि सभी जो क्रिएचर्स हैं वो क्या है, अलग अलग तरह के हैं। और मानव में भी अगर मानव की बात करें तो इनमें क्या है, सब अपने आप में डिफरेंट हैं। जब अलग हैं लेकिन है क्या, वो मानव है लेकिन क्या है, अलग अलग हैं। क्या वो, जैसे कि मैंने राम को बना दिया यहाँ पर, अब राम को बना दिया भाई, तो क्या ये राम जो है, राम इसी के जैसा कोई दूसरा व्यक्ति हो सकता है, नहीं हो सकता है कि नहीं। जब इसी के जैसा दूसरा व्यक्ति नहीं हो सकता तो यानी कि इन वो एज अ ह्यूमन बीइंग्स तो है उसका, लेकिन क्या है वो काइंड है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? लेकिन क्या बताएं, ये राम इसका हिस्सा है भाई। जैसे मैंने कहा कि जो मेरा ये दो पार्ट है हैंड्स, ये भी राम का ही हिस्सा होगा, नहीं होगा। बात को समझ में आ रही है दोस्तों? तो अगर यहाँ से डिस्क्राइब करें कि सेंटेंस के, ध्यान रखना दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यदि पार्ट की बात करें तो आपके दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट हो गया आपका सब्जेक्ट और दूसरा पार्ट क्या हो गया, प्रेडिकेट, जो अपने आप में बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। अगर आपसे दोस्तों पूछ लिया जाए कि इसमें अगर एक सेंटेंस लिखते हैं कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है कौन, देखिए दोस्तों मैंने लिख दिया भाई, राम रीड्स अ बुक।
यहाँ पर सेंटेंस लिखा मैंने। अब इसमें आपको बताना है कि भाई ये तो सेंटेंस है कि नहीं है। अब इसमें ये इस पूरे, जैसे मान लीजिए दोस्तों, ये पूरी एक बॉडी है, बॉडी स्ट्रक्चर है। अब इसमें आपके दो पार्ट बताने हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। तो जो सब्जेक्ट का कार्य करे वो अपने आप में सब्जेक्ट होगा, और जो, अब ध्यान रखना दोस्तों, यहीं पर इंपॉर्टेंस ये है कि सब्जेक्ट होता क्या है। सब्जेक्ट को क्वालिफाई करने वाले होते हैं क्वालिफायर, और उसके बाद क्या होते हैं, मेन वर्ड, है कि नहीं। ध्यान रखना दोस्तों, क्वालिफायर और मेन वर्ड। अब क्वालिफायर क्या है, क्वालिफायर मैंने कह दिया भाई, ध्यान रखना, मैंने लिख दिया राम। अब जब राम लिखा है तो मैंने इसी के आगे लिख दिया क्या, ब्रेव। अब जो इसको कर, ये मेन वर्ड है कि नहीं भी, अब मेन वर्ड है कौन, सब्जेक्ट, और जो इस मेन वर्ड को क्वालिफाई करे वो होता कौन है, क्वालिफायर, है कि नहीं दोस्तों। तो ये अपने आप में क्वालिफायर है। आगे से सारी बातें बताई जाएंगी कि क्वालिफायर में कौन कौन से वर्ड आते हैं, कौन कौन से आपके जो है प्रोनाउन यूज़ किए जाते हैं, ये सारी बातें यहाँ पर बताई जाएंगी। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई सेंटेंस के सब्जेक्ट और प्रेडिकेट काइंड्स में, सॉरी पार्ट में, है कि नहीं। अगर बात करें काइंड्स की, तो काइंड्स आपके कितने होते हैं, 5 होते हैं, है ना। तो दोस्तों इसको बहुत अच्छे से समझिएगा। अगर हम इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दें, तो चलिए दोस्तों ये बातें हम यहाँ तक आज विराम करते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस पॉइंट को हम नेक्स्ट वीडियो में और बहुत ही बेहतर तरीके से बताने वाले हैं, क्योंकि ये सब्जेक्ट और प्रेडिकेट किस तरीके से क्वालिफाई, इसका क्वालिफायर होता है, इसी के साथ किस तरीके से डिटर्मिनर जुड़ता है, और मेन वर्ड है तो मेन वर्ड के साथ क्या क्या जुड़ेगा, प्रेडिकेट के पार्ट में क्या क्या आएगा, ये सारी बातें आपको नेक्स्ट वीडियो में बताई जाएंगी। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।